हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। इंडियन पॉलिटी जो क्लास 4 है, इस सेगमेंट में हम सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे। मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11, इन सब के बारे में पूरे डिटेल में हम बात करेंगे। और 2020 तक, 2020 तक अगर इनमें कोई चेंजेस हुए हैं तो उन सब के बारे में भी पूरा डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और जो इंडियन पॉलिटी के बाकी लेक्चर्स हैं, उन सब का लिंक या तो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स की वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके। और इस सेगमेंट के लास्ट में एक एमसीक्यू होगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया है, तो इंडिया में दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो यहीं पे जो रह रहे हैं जिनको सिटीजन्स बोलते हैं, मतलब उनके पास में इंडिया की फुल मेंबरशिप होती है, कई सारे सिविल राइट्स उनके पास में होते हैं, कई सारे पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। ये राइट्स होने के बाद जो स्टेट होता है या फिर मतलब जो कंट्री है, उसके लिए उनकी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, वो सारी उनको करनी होती हैं। उन सारे लोगों को हम बेसिकली सिटीजन्स बोलते हैं। उसके अलावा एलियंस होते हैं, मतलब जो फॉरेनर्स होते हैं, वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक तो फ्रेंडली एलियन, एक एनिमी एलियन। फ्रेंडली एलियन की अगर हम बात करें तो मतलब कि वो सारी कंट्रीज़ के लोग, वो सारी कंट्रीज़ के सिटीजन, जिन सारी कंट्रीज़ के साथ में इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और एनिमी एलियन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब इंडिया के जिन कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, वॉर टाइप की सिचुएशन अगर हो रही है, तो उस टाइप के जो कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उन सबको एनिमी एलियंस होते हैं। यहाँ पे मेन डिफरेंस अगर समझें इन दोनों में तो बेसिकली राइट्स का है। जैसे एक फंडामेंटल राइट है जिसके बारे में हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। एक जो आर्टिकल 22 है फंडामेंटल राइट्स का, उसमें बेसिकली बात की जाती है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में। तो ये जो आर्टिकल है ये उनको प्रोवाइड नहीं होता जो एनिमी एलियंस होते हैं उन सब के लिए। ये बस बेसिकली फ्रेंडली एलियंस के लिए ही होता है, और जो सिटीजन्स हैं उन सब के लिए तो ऑब्वियसली होता ही है। और ये जो सिटीजनशिप है जो कि बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड में आती है, मतलब कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल्स हैं 5 से 11 तक के, उन सब में ही सिटीजनशिप के बारे में बात की जाती है, जो कि कोई परमानेंट प्रोविज़न नहीं है। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो 5 से 11 तक के ये आर्टिकल्स हैं, इन सब में उन लोगों के बारे में बात की जाती है जिन लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम पे सिटीजनशिप दी गई थी। मतलब कि 26 जनवरी 1950 को जिन लोगों को इंडियन सिटीजनशिप दी गई थी उनके बारे में ही 5 से 11 तक के जो आर्टिकल्स हैं उन सब में बात की जाती है। और ना कि जैसे इंडियन सिटीजनशिप जो है उसको कैसे लिया जा सकता है, कैसे उसको छीना जा सकता है वापस से, ये इन सब के क्या प्रोविज़न्स हैं, क्या प्रोसेस हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं की जाती है। इन सब के लिए बेसिकली जो इंडियन पार्लियामेंट है उसके लिए एम्पावरमेंट दी गई है। जैसे ये 5 से 11 तक के जो आर्टिकल्स हैं, इसमें से एक आर्टिकल है आर्टिकल 11। उसमें बेसिकली पार्लियामेंट को पावर दी जाती है कि वो सिटीजनशिप के रिगार्डिंग कोई भी लॉज या फिर रूल्स वगैरह बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे इन सब आर्टिकल्स के अंदर जो पावर दी गई है पार्लियामेंट को, तो इसके तहत ही जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1955 में, 1955 में, जिसको कि टाइम टाइम पे अमेंड कर दिया जाता है। अभी रिसेंटली 2019 में भी इसमें काफ़ी अमेंडमेंट हुए थे। तो उन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, बट इसमें हम बेसिक समझ लेते हैं सिटीजनशिप के जो आर्टिकल्स हैं 5 से 11 तक के, उन सब के बारे में। ओके। अब जो ये सिटीजनशिप होती है बेसिकली दो टाइप की होती है। एक तो होती है सिंगल सिटीजनशिप, एक होती है डबल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप की अगर हम बात करें तो बेसिकली जैसे हम ये समझ लेते हैं ये कोई कंट्री है, तो इस कंट्री में चाहे वो पर्सन यहाँ रह रहा है, चाहे यहाँ रह रहा है, चाहे यहाँ रह रहा है, चाहे यहाँ रह रहा है, उसको जाना जाएगा उस कंट्री के नाम से, मतलब वो उस कंट्री का सिटीजन है। तो एक ही सिटीजनशिप सबके लिए अवेलेबल होती है। और डुअल सिटीजनशिप में होता ये है कि उनके लिए दो सिटीजनशिप होती है। जैसे मान लो ये कंट्री है, तो यहाँ पे ये स्टेट्स हैं, जैसे ये ए स्टेट है, ये बी स्टेट है। तो यहाँ पे जैसे ए स्टेट का कोई भी पर्सन जो है उसके पास में दो सिटीजनशिप होगी। एक तो होगी सेंटर की सिटीजनशिप, नेशनल सिटीजनशिप, और दूसरी होगी उसके पास में ए स्टेट की सिटीजनशिप। तो मतलब बेसिकली अगर यहाँ पे देखा जाए तो सिटीजनशिप में होता है क्या है कि जैसे जो राइट्स होते हैं वो सारे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली डबल सेट्स के राइट्स हो जाते हैं जो एवरी सिटीजन्स होते हैं उन सब के पास में, चाहे बी का ले लें या फिर ए स्टेट का हम ले लेते हैं।
बट इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में बेसिकली वैसे तो फेडरल सिस्टम है, मतलब कि सेंटर भी है और स्टेट भी है, बट यहाँ पे जो मेन पावर्स हैं वो सेंटर के पास में है और पूरा जो कंट्री है एक यूनियन की तरह काम करता है। मतलब कि कोई भी जो सिटीजन होगा उसको इंडियन सिटीजन के नाम से जाना जाता है, ना कि वहाँ पे स्टेट के नाम से। मतलब स्टेट सिटीजनशिप का कोई सीन ही नहीं है। और जो ये स्टेट सिटीजनशिप या फिर जो डुअल सिटीजनशिप की सिचुएशन है कई सारी कंट्रीज़ में होती है, लाइक जैसे यूएसए है या फिर स्विट्ज़रलैंड है। तो वहाँ पे होता क्या है कि जैसे मान लो डिस्क्रिमिनेशन की जो प्रॉब्लम है वहाँ पे क्रिएट हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बनती हैं। जैसे मान लो स्टेट अगर उसके सिटीजनशिप को, जैसे राइट टू वोट है या फिर राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेस है, इन सारे राइट्स में अगर डिस्क्रिमिनेट करता है और सेंटर नहीं करता है तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। तो इस प्रॉब्लम को ही अवॉइड करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उस टाइम पे सिंगल सिटीजनशिप को प्रेफर किया गया था उनके द्वारा बेसिकली। तो मतलब यहाँ पे बेसिकली ये हो गया कि जैसे इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं, जो भी सारे लोग रह रहे हैं, वो चाहे किसी भी स्टेट में पैदा हुए हों, कहीं पे भी रह रहे हैं, कहीं पे भी घर बनाया है, उन सब के जो पॉलिटिकल्स और जो सिविल राइट्स हैं वो सारे सेम होंगे, उनकी जो स्टेट के पे मेनली डिपेंडेंट नहीं होंगे। अब इंडिया में एक सिचुएशन और है, जैसे कि जो सिटीजन्स हैं बाय बर्थ, ठीक है, वो वाले सिटीजन्स, और जो सिटीजन्स हैं बाय नेचुरलाइज्ड प्रोसेस, मतलब कि नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू उनको सिटीजनशिप मिली है, तो वो दोनों लोग जो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होता है उसके लिए एलिजिबल होते हैं। बट यूएसए जो है वहाँ पे जो मतलब प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो वहाँ पे बस जो सिटीजनशिप दी गई है बाय बर्थ जिन लोगों को, या फिर जो सिटीजन्स हैं बाय बर्थ, वही उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ना कि सिटीजन्स बाय नेचुरलाइज्ड प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे ये डिफरेंस है इन दोनों की जो सिटीजनशिप है उसमें। अब यहाँ पे जो सिंगल सिटीजनशिप है इसके बारे में एक प्रोविज़न भी है। जैसे जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन था 2019 के बाद तो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में बना दिया था, एक जम्मू एंड कश्मीर दूसरा लद्दाख। बट उससे पहले जो जम्मू कश्मीर जो था उसको कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया था वहाँ पे, जैसे कि वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनका परमानेंट रेजिस्टेंस भी डिफाइन किया जाता था जम्मू कश्मीर के द्वारा ही। और जैसे कुछ स्पेशल राइट्स वगैरह या फिर कुछ प्रिविलेज देने हैं वहाँ के जो परमानेंट रेजिस्टेंस हैं उन सबको, ये सारे जम्मू कश्मीर के द्वारा दिए जाते थे, उनका जो स्पेशल प्रोविज़न था उसके अंडर में। यहाँ पे जैसे स्पेशल राइट्स या फिर प्रिविलेज की अगर हम बात करें, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉयमेंट दे दी, या फिर जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी जो स्टेट में ली जाती है उसको एक्वायर करने की परमिशन दे दी। उसके अलावा जैसे स्टेट में सेटलमेंट की परमिशन दे दी, राइट टू स्कॉलरशिप कर दिया, या फिर कोई और फाइनेंशियल एड दे दी वहाँ के जो परमानेंट रेजिस्टेंस हैं उन सब के लिए। ये जो प्रोविज़न है ये बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 35A है उसके बेस पे ही ये सारे प्रोविज़न्स दिए गए थे जम्मू एंड कश्मीर को। हुआ ये था कि 1954 में द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर पास किया गया था। ये बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर आर्टिकल 370 के तहत ये किया गया था, जिसकी हेल्प से जो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। और ये सारा जो स्पेशल स्टेटस था इसको 2019 में 2019 में कम्प्लीटली इसको अबॉलिश कर दिया गया था। यहाँ पे एक नया ऑर्डर लाया गया था, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। अभी तक तो हमने देखा कि सिटीजन्स क्या होते हैं, ठीक है, सिटीजनशिप क्या होती है, किस किस टाइप की सिटीजनशिप होती है और इंडिया में किस टाइप की सिटीजनशिप है। अब हम आते हैं सिटीजनशिप के जो आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन सब पे। तो फिफ्थ आर्टिकल से हम स्टार्ट करेंगे। तो फिफ्थ आर्टिकल में बेसिकली ये बोला जाता है कि जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जब कमेंसमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950, तो उस टाइम पे कौन कौन इंडिया के सिटीजन्स बने थे, कौन नहीं बने थे, उन सब के बारे में इन सारे आर्टिकल्स में बात की बेसिकली की जाती है। तो अब यहाँ पे जो आर्टिकल 5 है वहाँ पे बोला जाता है कि जैसे कोई भी पर्सन जो इंडिया का डोमिसाइल था, मतलब इंडिया में जो रह रहा था और उसके साथ साथ इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन को वो फुलफ़िल करता है, मतलब कि या तो वो इंडिया में बॉर्न हुआ था, या फिर उसका कोई भी पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न था, या फिर वो ऑर्डिनरली इंडिया का रेजिडेंस था 5 साल तक। मतलब कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कमेंसमेंट हुआ था उससे 5 साल पहले से वो इंडिया में ऑर्डिनरली रह रहा था, तो वो इंडिया का सिटीजन बन गया था। ये बात की गई थी
आर्टिकल 5 में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 6 की। तो आर्टिकल 6 में बेसिकली उन लोगों के बारे में बात की जाती है जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे। ओके, जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए थे उनके बारे में बात की जाती है कि उनको जो सिटीजनशिप है वो कैसे दी गई, कि उनके लिए कुछ कंडीशंस थी, जैसे कि या तो वो या उनके कोई भी एक पेरेंट्स या फिर कोई भी उनके ग्रैंड पेरेंट्स अगर अनडिवाइडेड जो इंडिया थी अगर उसमें बॉर्न हुए, उसमें पैदा हुए हैं, और उसके साथ साथ इनमें से जो दो कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं इनमें से किसी एक कंडीशन को अगर फुलफिल करते हैं तो वो इंडियन सिटीजन्स बन गए थे। पहली कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगर वो इंडिया में 19 जुलाई 1948 19 जुलाई 1948 से पहले अगर इंडिया में माइग्रेट हुए हैं और उसके बाद से ही उनकी जो माइग्रेशन डेट है उसके बाद से ही वो इंडिया में रह रहे हैं। सेकेंड कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगर मान लो वो 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में माइग्रेट हुए हैं तो उस टाइप में उनके द्वारा जो इंडियन सिटीजनशिप के तहत उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए भी कंडीशंस ये बोली गई थी, अगर मान लो जैसे वो बाद में आए और उसके बाद में उनके द्वारा रजिस्टर अगर कराया जा रहा है तो रजिस्टर कराने से 6 महीने पहले से ही वो इंडिया में रह रहे होने चाहिए, मतलब इंडिया में उनका रेजिडेंस होना चाहिए, तभी जाके उनको इंडियन सिटीजन्स कंसिडर किया जाएगा। ये बात की जाती है आर्टिकल 6 में। अब हम आर्टिकल 7 पे आते हैं। तो आर्टिकल 7 जो है उसमें बेसिकली उन लोगों के बारे में बात की जाती है कि जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हो गए थे जो 1 मार्च 1947 के बाद में, बट बाद में वो वापस इंडिया आ गए थे, ठीक है, रीसेटलमेंट के लिए, और फिर बाद में वो इंडियन सिटीजन्स बने। तो उन सब के लिए यहाँ पे बात की जाती है आर्टिकल 7 में, उन सबको इंडियन सिटीजन्स बनाया गया था। और इसके लिए वहाँ पे बेसिकली उनको जैसे उनका जो रजिस्ट्रेशन था, एप्लीकेशन फॉर्म था सिटीजनशिप का, उससे 6 महीने पहले से ही जो इंडिया है वहाँ पे उनका रेजिडेंस होना चाहिए, उसके 6 महीने बाद उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तब जाके ही उनको जो सिटीजनशिप है इंडियन सिटीजनशिप वो दी गई थी आर्टिकल 7 के अंदर। अब जो आर्टिकल 8 है इसमें बेसिकली उन लोगों के बारे में बात की जाती है जो या तो खुद इंडिया में पैदा हुए थे या फिर उनका कोई भी पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुआ था या फिर कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुआ था, बट वो इंडिया में रह नहीं रहे, इंडिया के आउटसाइड अगर वो रह रहे हैं तो वो भी जो इंडिया के सिटीजन्स के लिए या इंडिया की जो सिटीजनशिप है उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। जो भी जो उनका रेजिडेंस है अभी वहाँ का जो डिप्लोमेटिक या फिर कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव जो है इंडिया का उसके तहत वो रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे ये कोई कंडीशन नहीं थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमिटमेंट से पहले या फिर बाद में, कभी भी वो कर सकते हैं। मतलब अगर बेसिकली देखा जाए तो जो इंडियन सिटीजन्स जो थे, ओवरसीज़ इंडियन सिटीजन्स के बारे में जो बात की जाती है वो की जाती है आर्टिकल 8 में। तो जो आर्टिकल 9 है इसमें बेसिकली ये बोला जाता है कि कोई भी पर्सन जो है, जैसे मान लो कोई भी पर्सन है, ठीक है, ए पर्सन है, अगर मान लो वो किसी बी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो उसके पास में अगर इंडिया की सिटीजनशिप पहले से ही है तो वो सिटीजनशिप इनवैलिड हो जाएगी। और अगर अब उसके पास में पहले से सिटीजनशिप है तो वो किसी और कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ले सकता जब तक कि वो इंडिया की जो सिटीजनशिप है उसको ना छोड़ दे। तो यहाँ पे इसके बारे में बात की जाती है। सो जो आर्टिकल 10 है उसमें बेसिकली ये बोला जाता है कि हर पर्सन जो कि इंडिया का सिटीजन है या फिर इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है, इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो उन सारे लोगों को, उन सारे सिटीजन्स को जो भी लॉज बनाए जाएंगे, जो भी रूल्स बनाए जाएंगे इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, उन सबको फॉलो करना पड़ेगा। ये सारी बातें की जाती है आर्टिकल 10 में, रूल्स को फॉलो करने के बारे में। और जो आर्टिकल 11 है उसमें बेसिकली जो पार्लियामेंट है उसको पावर दी जाती है कि वो कोई भी प्रोविजंस बना सकती है सिटीजनशिप को एक्वायर करने के प्रोसेस के बारे में, या फिर सिटीजनशिप को टर्मिनेट करने के प्रोसेस में, या फिर कोई भी जो रिलेटेड चीज़ है सिटीजनशिप से उन सब के बारे में पार्लियामेंट जो है कोई भी रूल्स बना सकती है। ये पावर दी जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 11 में इंडियन पार्लियामेंट को। तो अगर हम ओवरऑल रिव्यू देखें इन सारे आर्टिकल्स को तो याद करने के लिए बेसिकली, जैसे कि आर्टिकल 5 जो है उसमें बात की जाती है इंडिया के जो डोमिसाइल्स हैं उन सब के बारे में। आर्टिकल 6 जो है उसमें बात की जाती है जो लोग पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए थे। आर्टिकल जो 7 है उसमें बेसिकली बात की जाती है कि जो लोग इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हो गए थे बट बाद में वापस आ गए। और जो आर्टिकल 8 है उसमें बात की जाती है ओवरसीज इंडियन सिटीजन्स के बारे में। सो अब बात आती है क्वेश्चन की, ठीक है, जिस क्वेश्चन के बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी। तो यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला दिया गया कि एक पर्सन है जो कि
26 जनवरी 1951 को रंगून में बॉर्न हुआ है, ठीक है। और उसके जो फादर हैं वो इंडिया के सिटीजन्स हैं बाय बर्थ, ठीक है। और यहाँ पे ये बोला गया है कि वो भी इंडिया का सिटीजन बनेगा बाय डिसेंट, ओके। और सेकंड स्टेटमेंट जो है उसमें बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि एक पर्सन है जो कि 1 जुलाई 1988 को ईटानगर में बॉर्न हुआ है, ओके। और उसकी जो मदर है वो इंडिया की सिटीजन है उसके बर्थ के टाइम पे, बट उसका फादर नहीं है इंडिया का सिटीजन, तो वो भी इंडिया का सिटीजन होगा बाय बर्थ। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं कौन से गलत हैं ये आपको कमेंट करके बताना है, ओके। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 5 से 11 जिसमें कि सिटीजनशिप के बारे में बात की जाती है उन सब से रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.